मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। When we change our beliefs on the inside, we will transform our results in our outside world. नमस्ते, मैं श्रेयस बढ़िए आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 5th लेक्चर पे डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत से स्लेव डायनेस्टी को स्टडी करेंगे। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम इन्वेजन देख चुके हैं, जो आपको बैकग्राउंड पता चल चुका है दिल्ली सल्तनत का। अब आपको इजी जाएगा कि आप स्लेव डायनेस्टी को पढ़ सके। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। दिस इज माई इंस्टाग्राम ID, दिस इज माई फेसबुक पेज, दिस इज माई टेलीग्राम चैनल एंड दिस इज माई यूट्यूब चैनल। हम जो स्टडी करेंगे वो है सबसे पहले रूलर्स ऑफ स्लेव डायनेस्टी। रूलर्स जो है वो काफ़ी सारे रूलर्स रहे। यहाँ मैं एक बार आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। ये लिस्ट आप देख लीजिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके बाद आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया अल-दीन यानी रजिया सुल्तान, मुइज़ुद्दीन बहरम हो गए, अलाउद्दीन मसूद हो गए, नसीरुद्दीन महमूद हो गए, गियासुद्दीन बलबन हो गए या मुइज़ुद्दीन मोहम्मद कायकोबाद हो गए। ये सब जो लोग हैं, ये पूरे लिस्ट है एक रूलर्स की। ये सबको आपको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। इस लेक्चर में मैं जितने रूलर्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा, उतने आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी ये सब जो है, इनके बारे में आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं रूलर्स ऑफ स्लेव डायनेस्टी। तो सबसे पहले जो रूलर हम देखने वाले हैं वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप जानते हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। महमूद ऑफ घोरी, मोहम्मद ऑफ घोरी या महमूद ऑफ घोरी जो थे, जिनके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, उनके ये स्लेव हुआ करते थे, उनके एक गुलाम हुआ करते थे, मोस्ट ट्रस्टेड स्लेव थे। जब मोहम्मद घोरी थे, वो जब इंडिया पे अटैक करते हैं और जो बैटल ऑफ तरैन है, जो आपको पता है, वो जो जब जीत जाते हैं, ही वॉज गिवन द चार्ज ऑफ घोरीज इंडिया पोजीशन, है ना। तो ये उसको ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को जनरल बना देते हैं, इंडिया का कमांडर बना देते हैं। ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। आफ्टर 1992 घोरी जो है, जब इनका असेसिनेशन हो जाता है, ये भी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि असेसिनेशन कैसे हुआ, किसने किया। ऐबक जो थे, तो उनको दिल्ली जो है 1206 वो टाइम था, 1206 AD का वो टाइम था जब कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद घोरी थे, उनका यहाँ पे असेसिनेशन कर दिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है। उसके बाद ऐबक जो है, जिनको इंडिया का पोजीशन दिया हुआ था, वो इंडिया के रूलर बन जाते हैं और दिल्ली के वो सुल्तान खुद को डिक्लेयर कर देते हैं इन 1206, जब इनकी डेथ हो जाती है घोरी की। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको ज़्यादा चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जितने हमारे पास क्लियर एविडेंसेस है या जो भी इंपॉर्टेंट उनके वर्क है, उतने हमें याद रखना ज़रूरी है। तो उनका 1210 यानी 1210 है ना, तो 1210 AD में उनकी डेथ हुई वाइल प्लेइंग चौगन। चौगन क्या होता है? तो चौगन यानी इट्स अ पोलो। पोलो को चौगन चौगन कहा जाता है। चौगन खेलते खेलते जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उनकी डेथ हो जाती है। उसके साथ साथ उन्हें एक टाइटल दिया गया था, जिनका नाम है लाख बख्श, यानी लाखों देने वाला, है ना। तो लाखों रुपए, तो काफ़ी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी बड़े दानी थे ये जो थे, वो कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके साथ साथ ये आपको याद रखना है कि ही कंस्ट्रक्टेड कुवैतुल इस्लाम, ये एक मॉस्क है दिल्ली में। उसके साथ साथ 2.5 दिन का झोपड़ा है अजमेर में। ये एक मस्जिद है, 2.5 दिन का झोपड़ा, जहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है। उसके साथ साथ कुवैतुल इस्लाम है दिल्ली में। ये दोनों चीज़ें भी बनाई गई है बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। ये जो आपको इमेज दिख रही है कुवैतुल इस्लाम की है, जो कि दिल्ली में बनाया गया था भाई कुतुबुद्दीन ऐबक। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है सेकेंड 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में आपको देखने मिलता है। इनके बारे में हम आर्ट एंड कल्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे, इन दोनों चीज़ों के बारे में। अभी आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है कि किस तरह से कौन कौन से ये है स्ट्रक्चर जो इन्होंने बनाए दी। उसके साथ साथ यहाँ पे ये कहा जाता है कि कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन है, वो भी शुरू किया गया था ड्यूरिंग कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरू किया था। तो कुतुब क्यों कहा गया? कुतुब उद्दीन ऐबक नाम से कुतुब नहीं रखा गया। तो एक सूफी सेंट थे, जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इन्हीं के नाम पे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उन्हीं के ऑनर में ये कुतुब मीनार बनाया गया था दिल्ली में। इसकी शुरुआत की गई थी, हालांकि कंप्लीशन इस वक्त नहीं हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक के वक्त, बट शुरुआत यहाँ पे कर दी गई थी। यहाँ आप देख सकते हैं कुतुब मीनार की शुरुआत यहाँ की गई थी बनाना, पूरा कंप्लीशन नहीं हुआ था। आगे हम पढ़ेंगे कि कब कंप्लीशन हुआ इसका। ये इतनी चीज़ें आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जो कि 1206 से 1210 AD तक रहे। ओके, अगले जो रूलर हम स्टडी करने वाले हैं वो है इल्तुतमिश, जिनका नाम शमशुद्दीन इल्तुतमिश था, जो कि 1210 से 1236 तक रूल करते हैं। ही वॉज सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ थे, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के ये दामाद थे, जो हमें पता चलता है हिस्ट्री से।
उसके बाद अगला जो हमें इनके जो वर्क देखना है उसमें मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि कभी आपको अगर पूछा जाता है हू वाज़ द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो इल्तुतमिश वाज़ द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली, है ना? सबसे मेन बात तो ये है कि लाहौर में पहले कैपिटल हुआ करता था दिल्ली सल्तनत का, उसे शिफ्ट कर देते हैं दिल्ली में, वो होते हैं इल्तुतमिश। क्योंकि उसके साथ-साथ ही सेव्ड दिल्ली सल्तनत फ्रॉम इन्वेजन ऑफ मंगोल हो गए चेंगिस खान, है ना? तो एक मंगोल थे जो कि चेंगिस खान थे जो कि इंडिया में आए थे, उनसे उन वो जो इल्तुतमिश थे उन्होंने चेंगिस खान से भी इवन ये दिल्ली सल्तनत जो था उसे बचाया। ऐसा कहा जाता है कि ख्वारिज़म शाह जो थे उसे चेंगिस खान उसका पीछा करते हुए, उसे फ़ॉलो करते हुए इंडिया में आए थे, उसे वो मारना चाहते थे। इंडिया में आने के बाद ख्वारिज़म शाह जो थे वो इल्तुतमिश को कहते हैं कि मुझे अगर आपके यहाँ शेल्टर मिल गया तो मैं बच जाऊँगा चेंगिस खान से, बट इल्तुतमिश उन्हें शेल्टर शेल्टर नहीं देते हैं, जिस कारण चेंगिस खान भी इल्तुतमिश के साथ दुश्मनी नहीं बनाते और ये बच जाता है दिल्ली सल्तनत मंगोल जो लीडर थे चेंगिस खान उनसे। उसके साथ-साथ ही इंट्रोड्यूस द करेंसी सिस्टम, है ना? उन्होंने करेंसी सिस्टम शुरू किया था जिसको टंका कहा जाता है। टंका यानी सिल्वर कॉइन और जित्तल यानी कॉपर कॉइन। सो इन्होंने कॉपर कॉइन और सिल्वर कॉइन शुरू किए थे जिसको टंका और जित्तल कहा जाता है। तो ये इल्तुतमिश का बहुत बड़ा एक स्टेप था कि उन्होंने करेंसी सिस्टम शुरू किया था। उसके साथ-साथ ही ऑर्गेनाइज्ड इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम भी उन्होंने शुरू किया था। इक्ता सिस्टम यानी क्या? इक्ता सिस्टम यानी जो लैंड है वो ग्रांट करना सोल्जर्स और नोबिलिटी को। जो भी आपके यहाँ नोबल्स काम कर रहे हैं या फिर जो जो भी सोल्जर्स आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनको आप लैंड दे देना डायरेक्टली, है ना? यानी आप पेमेंट दे सकते हैं या फिर लैंड दे सकते हैं, तो ये लैंड देते थे इक्ता सिस्टम जिसको कहा जाता है। अब आपकी लैंड है, आप उस वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट कीजिए या जो भी आपको करना है, उस तरह से आपको यहाँ पावर मिल जाता है कुछ लैंड पे, तो ये इक्ता सिस्टम हुआ करता था सोल्जर्स और नोबिलिटी के लिए। उसके साथ-साथ उन्होंने चहलगनी सिस्टम भी शुरू किया था। चहलगनी सिस्टम क्या है? तो नोबिलिटी ऑफ 40 मेंबर्स चहलगनी। चहल यानी अगर हम देख सकते हैं चहलगनी यानी 40 मेंबर्स का एक ग्रुप होगा। ये नोबल्स होंगे जो आपके दरबार में काम करेंगे और इनके डिसीजन काफ़ी मैटर करते रहेंगे। उसके साथ-साथ आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे जो कुतुब मीनार की शुरुआत की थी बनाना, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, उसे कंप्लीट करते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। उसके बाद एक और चीज़ आपको ये बता दूँ कि ही पैट्रोनाइज़्ड मिन्हाज उस सिराज। मुन्हाज उस सिराज जो थे, वो जो कि ऑथर थे तबाक़त-ए-नासिरी के, ये इन्हीं के वक़्त थे मिन्हाज और सिराज। सो जिन्होंने तबाक़त-ए-नासिरी लिखा हुआ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ है जो कि इल्तुतमिश के स वक़्त हुआ करते थे, मिन्हाज उस सिराज जो कि ऑथर थे। सो ये अच्छे से याद रखिएगा। तो इल्तुतमिश जो थे जिन्होंने इवन कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया, मिन्हाज उस सिराज जैसे बड़े-बड़े जो ऑथर थे वो भी इनके कोर्ट में हुआ करते जिन्होंने तबाक़त-ए-नासिरी लिखा था। तो ये इल्तुतमिश के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती। अगली इन्फॉर्मेशन जो हम लेने वाले हैं वो है रज़िया सुल्ताना। रज़िया सुल्ताना का रज़िया अल-दीन भी कहा जाता है। 1236 से 1240 तक इन्होंने रूल किया है। रज़िया जो थी ये इल्तुतमिश की डॉटर थी, है ना? बॉर्न इन 1205 एडी, शी वाज़ इल्तुतमिश डॉटर, इल्तुतमिश की बेटी थी। तो इल्तुतमिश तो हमेशा यही चाहते थे कि जो मेरी बेटी है वही मेरी जगह ले मेरे बाद। सो शी वाज़ द फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम, है ना? वुमन टू रूल ओवर दिल्ली। दिल्ली के ऊपर रूल करने वाली पहली और आखिरी मुस्लिम वुमन बनती है रज़िया सुल्ताना जिन्होंने दिल्ली पे राज किया है। अब इनके पहले बिफोर असेंडिंग टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली आफ्टर हर फादर्स डेथ, जब उनके फादर की डेथ हो जाती है, इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है, तो ये जो चीज़ थी ये उनका जो हाफ ब्रदर था जिनका नाम था रुकनुद्दीन उन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज जो थे उन्हें ये दे दिया गया था। बट रुकनुद्दीन फिरोज जो थे वो बहुत ही वीक रूलर थे, तो इनका बाद में असैसिनेशन हो गया। फिरोज का असैसिनेशन होने के बाद विदिन 6 मंथ्स इनका असैसिनेशन होने के बाद नोबल्स जो कि अपोज कर रहे थे रज़िया को, वो थोड़े एक यानी थोड़े राज़ी हो गए कि ठीक है रज़िया को बनने दीजिए। पहले तो वो अपोज़ कर रहे थे कि कोई वुमेन कैसी बन सकती है। तो बाद में जब रुकनुद्दीन फिरोज़ जो थे वो बहुत ही वीक रूलर कहलाए और उनका असैसिनेशन भी हो गया, तो उनके बाद फिर किसको बिठाया? तो रज़िया को उन्होंने जगह दे दी थी। इल्तुतमिश की तो ये बहुत बड़ी इच्छा थी कि उनकी डॉटर जो है वही उनके जगह पे आए। शी वाज़ ऑल्सो नोन एज़ एन एफिशिएंट एंड जस्ट रूलर, है ना? तो बहुत बेहतरीन और एक तरह से न्याय करने वाली एक रूलर मानी जाती है रज़िया सुल्ताना, बहुत अच्छी रूलर मानी जाती है। उनके बाद अगर देखा गया तो शी वाज़ मैरिड टू मलिक इख्तियार उद अल्तुनिया जो कि गवर्नर थे भटिंडा के। इनकी भी एक अलग सी स्टोरी है। सो स्टोरी ऐसी है कि याकूत नाम के एक स्लेव हुआ करते थे जो कि जिन पे जो एक ही इंसान थे जिन पे रज़िया को बहुत ज़्यादा भरोसा था, जो इथियोपियन थे। तो याकूत नाम के एक स्लेव हुआ करते थे। हालाँकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ किस तरह से इनकी अल्तुनिया से शादी हुई। सो याकूत नाम के जो स्लेव हुआ करते थे वो उन्हीं को बहुत ज़्यादा मानती थी रज़िया जो थी वो। अब क्या हुआ कि एक रिबेलियन हो गया भटिंडा में।
अल्तुनिया जो थे भटिंडा के, उन्होंने ये कहा कि मैं रज़िया के अंडर काम नहीं करूँगा। रज़िया कैसे सुल्तान बन सकती है? ये पूरे सुल्ताना कैसे बन सकती है पूरे देश की? इनके अंडर हम सब कैसे काम करेंगे? तो गवर्नर ऑफ भटिंडा जो थे, जो अल्तुनिया, उन्होंने उन्हें अपोज़ करना शुरू किया रज़िया को। रज़िया सुल्ताना को जब अपोज़ करना शुरू किया तो रज़िया और याकूत ने मिल के अल्तुनिया के खिलाफ अटैक कर दिया, अल्तुनिया पे अटैक कर दिया। अल्तुनिया जो थे, उन्होंने याकूत को मार दिया। याकूत मरने के बाद उन्होंने रज़िया को इम्प्रिज़न कर दिया। अब रज़िया जो थी, उसके बाद उन्होंने वहीं पे रहते-रहते उन्होंने अल्तुनिया से ही शादी कर ली और बाद में अल्तुनिया और वो दोनों रज़िया ने मिलके दिल्ली की तरफ मार्चिंग शुरू कर दी, जो भी नोबेल्स उनके खिलाफ। नोबेल्स धीरे-धीरे रज़िया के खिलाफ जाने लगे थे। उन पे ये अटैक कर देते अल्तुनिया और रज़िया मिलके, बट दुर्भाग्यवश न 1240 जो था उसमें उनके जो भाई के फोर्सेस थे, जो दूसरे भाई थे, उनके जो फोर्सेस थे, उनकी जो आर्मी थी, उन्होंने उन्हें मार दिया, रज़िया को मार दिया और उनके जो ब्रदर थे, जो जिनका नाम था मुइज़ुद्दीन बेहरम शाह, वो रज़िया के जगह पे एक दिल्ली सल्तनत के ये बन जाते हैं, रूलर बन जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पता चलती है रज़िया की, जो अल्तुनिया के साथ क्या स्टोरी थी। ऊपर से याकूत मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, YAKUT, याकूत। ठीक है, तो मैं माउस से बहुत अच्छे से नहीं लिख पाया, फिर भी आपको यहाँ पे स्पेलिंग पता चल चुका है, याकूत, जो कि स्लेव हुआ करते थे, अब्बासियन या फिर इथोपियन स्लेव थे ये रज़िया के, जिन पे रज़िया सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी। और याकूत को मारा किसने था? तो अल्तुनिया ने। उसके बाद अल्तुनिया ने इन्हें कैद कर लिया और अल्तुनिया से फिर रज़िया ने शादी कर ली, फिर ये दोनों एक हो गए और फिर इन दोनों ने मिलकर दिल्ली की तरफ मार्चिंग शुरू कर दी। तो ये रज़िया की बहुत ही एक बहुत ही स्पेशल एक कहानी है। रज़िया ये बहुत ही एक महान रूलर पता चलती है, जो कि एक वुमेन रूलर थी, पहली और आखिरी वुमेन मुस्लिम रूलर बनी दिल्ली पे जिन्होंने रूल किया। तो ये रज़िया के बारे में हमें इतनी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है लेना। अगले रूलर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन का मोस्ट एक्सेप्टेड जो रीन माना जाता है वो है 1266 से 1287 एडी तक। अ स्ट्रॉन्ग एंड सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश, यानी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और सेंट्रलाइज अगर कहेंगे तो किंग जो है, उनकी जो पावर है, अगर सपोज ये पूरा रीजन है किंग का, इसमें अगर किसी का डिवीजन किया हुआ है, ये पावर बांटी हुई है, तो किंग ने यहाँ पे सबसे पावरफुल खुद को बना लिया था बलबन ने। बलबन ये कहते थे कि उनके जो डिसीजन होंगे वो पूरे पूरे रीजन के लिए फाइनल होंगे। इस तरह से ये सेंट्रलाइज्ड और स्ट्रॉन्ग आर्मी बना लेते हैं। उसके साथ साथ चहलगनी, चहलगनी हमने देखा कि 40 नोबेल्स हुआ करते थे, 40 नोबेल, जिन्हें चहलगनी कहा जाता था, जिनके कारण ही जो रज़िया थी, इन्हें बहुत तकलीफ़ें झेलना पड़ा, क्योंकि नोबेल्स रज़िया के खिलाफ थे। ये जो चीज़ें थी, ये इन्होंने देखा कि नोबेल्स जो है वो काफ़ी इंटरफियर कर रहे हैं, आपको वो फ्रीली रूल नहीं करने दे रहे, तो इन्होंने वो जो चहलगनी की जो भी स्ट्रेंथ है उसे ब्रोक कर दिया और मोनार्की जो है उसका पूरा पावर इन्होंने रिस्टोर कर लिया। यानी अब किंग जो सोचेगा वही होगा, चहलगनी जो सोचेगा वो नहीं होगा। यानी किंग का डिसीजन ये फाइनल होगा, ना कि चहलगनी बीच-बीच में इंटरफियर करेगा। उसके साथ-साथ उन्होंने दीवान-ए-अर्ज़, एक मिलिट्री डिपार्टमेंट है जो उन्होंने बनाया था, जिसके कारण बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी यहाँ पे दिखती है, दीवान-ए-अर्ज़। ये होती है मिलिट्री डिपार्टमेंट, जिससे आर्मी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया। और हमें ये भी पता चलता है, जो बलबन थे, अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। ब्लड एंड आयरन यानी हम ये कह सकते हैं कि खून और जो लोहा है, वो लोहा यानी हथियार, और उससे अटैक जो किए जाते हैं। ये दोनों चीज़ें, अटैक वाली पॉलिसी इनके पास बहुत ज़्यादा थी। अगर लॉ एंड ऑर्डर, उन्हें जो भी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम था, उसे अगर वो रिस्टोर करना चाहते थे, तो ये ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को अपनाते थे, है ना? तो डायरेक्ट हथियार के इस्तेमाल करके आप लॉ एंड ऑर्डर को फिर से ठीक कर सकते हैं, पूरे देश को स्टेबल बना सकते हैं। ये देश यानी आपका जो एम्पायर, जो आपका रीजन है, उसे आप स्टेबल बना सकते हैं, ये हमें यहाँ पता चलता है। ही इंसिस्टेड द सेरेमनी ऑफ सजदा एंड पाइबोस। सजदा एंड पाइबोस, ये एक सेरेमनी यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। सजदा यानी सर को झुकाना। जब आप एंटर करते हो आपके जो रूलर है या फिर आपके जो भी सुल्तान है उनके सामने, मोनार्क के सामने, तो आपको आपका सिर झुकाना चाहिए, या आप देखते हो ऐसा झुकना चाहिए आपको। ये सिजदा होता है जो इन्हीं के वक़्त लाया गया था। और दूसरा है पाइबोज़। पाइबोज़ यानी हम ये कह सकते हैं कि जो मोनार्क का फीट है, जो पैर है, उसे किस करना। ये 2 प्रथाएँ जो है वो इनके वक़्त आई थी। ये जो सिस्टम है, ये गियासुद्दीन बलबन के वक़्त आया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाद में भी ये बहुत चला है सिजदा जो है वो। पाइबोस उतना नहीं चला हालाँकि, बट सजदा जो है ये बहुत ज़्यादा चला, कि झुकना होता है। जो भी एक रूलर या फिर एक जो
सीनियर ऑफिशियल हमारे सामने बैठे उनके सामने। उसके साथ-साथ ही टूक अप द टाइटल ज़ील-ए-इलाही, ज़ील-ए-इलाही ये टाइटल भी इन्हें दिया गया था। ज़ील-ए-इलाही यानी होता है ज़ील यानी शैडो, इलाही यानी गॉड, तो गॉड के ये खुद शैडो थे, ये भी यहाँ पे इनको दे दिया गया था एक टाइटल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जो इनके वक़्त हुई थी गियासुद्दीन बलबन के वक़्त। तो बलबन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हमें पता चलते हैं, जो कि होते हैं दिल्ली सल्तनत में से स्लेव डायनेस्टी में से एक। हालाँकि अगर हम देखते हैं तो गियासुद्दीन बलबन के पहले और भी 2, रज़िया के बाद या गियासुद्दीन बलबन के पहले हमें और भी 3 यहाँ पे रूलर्स देखने मिलते हैं। ये बहुत ही कमज़ोर रूलर्स थे, तो इनके बारे में हिस्ट्री में उतना स्टडी नहीं किया जाता है, ना कि इन्होंने बहुत ज़्यादा बड़े काम किए, जो याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यहाँ मुइज़ुद्दीन बहरम या फिर इन्हें बहरम शाह भी कहा जाता है कि ये 3rd सन थे इल्तुतमिश के, है ना? तो 3rd सन थे, तो ये एक तरह से इनके बेटे ही थे, यानी रज़िया के भाई ही थे, और जो इल्तुतमिश थे इनके बेटे ही थे। उसके बाद जो अलाउद्दीन मसूद आते हैं, जिन्हें मसूद शाह भी कहा जाता है। सो ये अगर हम देखते हैं, ये भी इल्तुतमिश से ही जुड़े होते हैं। उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद आते हैं, जैसे जो कि हम देखते हैं कि ये भी इल्तुतमिश के बेटे थे। तो ये पूरे इल्तुतमिश के बेटे थे। रज़िया जो है ये इल्तुतमिश की बेटी थी, ये रुकनुद्दीन फ़िरोज़ भी बेटे थे। सो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो ये पूरे इल्तुतमिश के ही परिवार के लोग थे। बट इनके बाद जब गयासुद्दीन बलबन आते हैं, ये एक अलग से रूलर हमें यहाँ पे पता चलते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रूलर जो है एक और आते हैं, वो है गियासुद्दीन बलबन। अब उसके बाद हम आते हैं आगे, जो कि आखिरी रूलर पता चलते हैं हमें स्लेव डायनेस्टी के, जिनको कहा जाता है कायकुबाद। कहीं-कहीं पे के जगह क्यू भी लिखा जाता है, तो यहाँ कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कायकुबाद जो थे ये यहाँ पे 1287 से 1290 तक रूल करते। ही वाज़ अ ग्रैंडसन ऑफ बलबन। बलबन के ये पोते थे, प बलबन के ये ग्रैंडसन थे। उसके साथ-साथ ही वाज़ किल्ड बाय खिलजी फैमिली। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है कि ये ग्रैंडसन थे, उनके बाद उनके साथ-साथ उन्हें जो खिलजी डायनेस्टी थे उन्होंने उन्हें मारा था, खिलजी फैमिली ने उन्हें मारा था। तो यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी खत्म हो गई और यहाँ पे खिलजी डायनेस्टी आगे शुरू हो जाएगी कायकुबाद के बाद। खिलजी डायनेस्टी जो है यहाँ पे जब शुरू होती है, तो हमें ये पता चल जो पहले रूलर बनते हैं खिलजी डायनेस्टी के, वो होते हैं जलालुद्दीन खिलजी। तो यहाँ से हम अगले लेक्चर में खिलजी डायनेस्टी को स्टडी करेंगे। तो स्लेव डायनेस्टी से आपको इतने रूलर्स को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं रूलर्स बता चुका हूँ आपको। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक ज़रूर करें। शेयर करते रहे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, सब्सक्राइब करते रहे मेरे यूट्यूब चैनल को। अगर आप फॉलो करना चाहते हैं मेरे फेसबुक पेजेस के, तो श्रेयस बड़ी इंटरप्रिटेशन को आप फॉलो भी कर सकते हैं, ताकि आपको और ज़्यादा अपडेट्स मिलते रहे। अगर आप मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है श्रेयस बड़ी द पीस लवर। अगर आप मुझे मेल करना चाहते हो तो आप shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो इसी तरह हम अगले लेक्चर में मिलते रहेंगे, और अगला जो आपका लेक्चर होगा वो होगा खिलजी डायनेस्टी पे। सो हम खिलजी डायनेस्टी के साथ अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और आपका दिन शुभ हो।